हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ सुधा में। और आज फिर से मैं आप सबके सामने प्रेजेंट हुई हूँ आपके चैप्टर 14 के साथ। फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैप्टर 13 तक पढ़ लिया है, ठीक है। अब ये चैप्टर 14 है जिसमें हम पढ़ेंगे हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उपयोगी, जो हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, उस टॉपिक के बारे में। और उस टॉपिक का नाम है जल, यानी कि वाटर, ठीक है। जल के हमारे जीवन में क्या भूमिका है, जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, और जल हमें जल का जो संरक्षण है हमें किस प्रकार करना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, इस टॉपिक में हम जानेंगे इस चीज़ को कि जल क्या होता है। चलिए आइए देखते हैं जल के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कि जल क्या होता है, सभी आप जानते हैं कि जल क्या होता है। जल हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, जैसे कि पीने में, खाने में, और पीने खाने में, ठीक है। आपको खाना बनाना है, बिना जल के खाना नहीं बना सकते, पीने के लिए भी जल बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि जो जल है, नहाने में, कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, इन सभी चीज़ों में जल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और जल हमारे लिए जो है, एक तरह से जल, वाटर इज अ लाइफ, जल एक तरह का जीवन है, ठीक है। जल के बिना इंसान जीवित नहीं रह सकता। इंसान ही नहीं बल्कि प्राणी, पेड़ पौधे, इन सभी को भी जल की बहुत आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया जल कि जल क्या है, और जल हमें किस प्रकार हमारे जीवन के लिए जल उपयोगी होता है, ये भी, ठीक है। साइंस में आपने पढ़ा होगा जल का जो फॉर्मूला है वो है H2O, ओके। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है जल, ठीक है। खैर फिलहाल ये हाई क्लासेस की बातें हो गई कि फॉर्मूला की अभी आपको कोई नीड नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि हमें कितने जल का उपयोग हम करते हैं। तो इसका देखिए ये चार्ट आपको दिया है। चार्ट आपको सेल्फ थ्रू बनाना है इस चार्ट को, कि पीने में आप कितना जल यूज़ करते हैं, ब्रश करने में, नहाने में, बर्तन साफ करने में, कपड़े धोने में, शौचालय में, फर्श साफ करने में, जैसे जिसे आप कहते हैं कि क्लीनिंग करने में, जो आपके घरों की फर्श होती है उसको क्लीनिंग में जो आपका पानी यूज़ होता है, किसी भी अन्य कार्य में, परिवार में एक दिन में उपयोग किए जाने वाले जल की कुल मात्रा आपको यहाँ नोट डाउन करनी है। इससे आपको ये रियलाइज होगा कि आप कितना जल दिन भर में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है। ये तो ये हो गया कि जल आप कितना यूज करते हैं। अब देखिए, व्हाट इज द सोर्स ऑफ अ जल। जल का सोर्स क्या है, जल हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। देखिए जल हमें बहुत सी ऐसी हमारे सोर्स हैं, नदी से, झीलों से, झरनों से, तालाबों से, ठीक है। इन सभी जगहों से हमें जल प्राप्त होता है। कुओं से, हैंडपंप से जल हम प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी सोर्स हैं जल प्राप्त करने के। कुछ अन्य भी हम कह सकते हैं, जैसे जल टोटियों से, जो आपके घर में जल के सोर्सेज लगे होते हैं, जैसे कि समरसेबिल है, ये सब जो होते हैं, इनके थ्रू जो जल हमें प्राप्त होता है वो टैप्स के द्वारा, यानी कि टोटियों के द्वारा जल हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। टोटियों के द्वारा जो जल हम प्राप्त करते हैं वह जल भी किसी झील, नदी, किसी कुएं से प्राप्त किया जाता है, जिसकी आप पूर्ति फिर पाइपों के नेटवर्क द्वारा की जाती है। देखिए आपके घरों में जो समरसेबल लगा हुआ होता है उस वो उससे हमें जल मिलता है, और वो जल हमें टैप्स के थ्रू, यानी कि टोटियों के थ्रू मिलता है। मगर ये समरसेबल हमें जल कैसे देता है, आपने देखा होगा कि जो समरसेबल होता है वो भूमि के नीचे, बहुत नीचे गहराई तक उसकी खुदाई की जाती है। क्यों? जल की प्राप्ति के लिए। और जो भूमि के नीचे जो जल प्राप्त होता है वह भी कहाँ से प्राप्त होता है, वो वर्षा का जल, झीलों का, नदियों का, झरनों का, महासागरों का जो जल होता है वो भूमि तक पहुँचता है, ठीक है ना। और उससे हम जो है उसके थ्रू
हमें जो जल होता है वो समरसेबल की जब हम खुदाई करके पाइप को उतनी नीचे गहराई तक जब हम डालते हैं तो हमें वो जल समरसेबल के थ्रू समरसेबल के पाइप के थ्रू हमें वो जल प्राप्त होता है। और वो जल टोटियों तक कैसे पहुंचता है, उसके लिए पाइप नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। नीचे ज़मीन में नीचे पाइप बिछाए जाते हैं, जैसा कि सभी के घरों में ऐसा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घरों में जल प्राप्त करने का ढंग भिन्न हो सकता है, अतः हम सबके जल के एक ही स्रोत है, जैसे तालाब, झील, नदी और कुएं। भले ही हमारे घरों में जल का जो सोर्स है वो नल हो सकता है, कुआं हो सकता है, समरसेबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन सभी का जो मेन सोर्स है वो यही है, तालाब, झील, नदी, सागर, महासागर। इन्हीं सब से जो जल है वो विभिन्न ढंग से हमारे घरों तक उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ अ जल, जल के सोर्सेस क्या क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का 2/3 भाग जो है जल से घिरा हुआ, आपकी जो पूरी पृथ्वी है उसका 2/3 भाग जल से सराउंडेड है। ठीक है, जल का जो 2/3 भाग है वो वाटर से सराउंडेड है। ठीक है, यानी कि 3 भाग में से 2 भाग जो है वाटर से सराउंडिंग है, पर वाटर से घिरा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे पृथ्वी पे जल का भाग कितना ज़्यादा है। उसके बावजूद भी बहुत से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर जल की कमी बनी रहती है। ठीक है, इस जल का अधिकांश भाग आपको कहाँ से मिलता है, समुद्रों से और महासागरों से प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया हुआ है कि इस जल का जो अधिकांश भाग होता है वह हमें कहाँ से प्राप्त होता है, वह हमें समुद्र और महासागरों से प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए समुद्रों और जो जल होते हैं, समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं। ठीक है, अपने जो लास्ट चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं तो उनमें आपने देखा होगा, मेरे लास्ट वीडियोस में एक वीडियो था जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि जो महासागर का जल होता है वो बहुत ही खारा होता है, लेकिन उस खारे जल से जो है नमक किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा। ये भी मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया था, तो अगर किसी ने वो पूरा टॉपिक ना क्लियर हो तो मेरे वीडियो मेरे वो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि समुद्रों और महासागरों के जल में बहुत से लवण होते हैं जिससे जल खारा हो जाता है, इसलिए यह पीने के लिए अनुपयुक्त और अन्य घरेलू, कृषि और उद्योग की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी उचित नहीं होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जैसे कि महासागरों में जल होता है, नदियों तालाबों में बहुत से ऐसा जल होता है जो डायरेक्टली आप यूज़ में नहीं ला पाते, तो इसके लिए हमें ज़रूरत होती है निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस की। ठीक है, तो ये जल विभिन्न पाइपों के द्वारा हमारे घरों तक पहुंचते हैं, तो फिर उसे फिल्ट्रेशन प्रोसेस द्वारा हम उसे यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल सभी घरों में ज़्यादातर घरों में जो है आप देखा होगा कि फ़िल्टर प्रोसेस है। फ़िल्टर जल को फ़िल्टर करके तब उसे जो है यूज़ में लाया जाता है, पिया जाता है। जैसे कि आरओ, आपने आरओ का नाम सुना, बहुत से घरों में आजकल आरओ लगे हैं। तो आरओ का काम क्या होता है, जो जल आपको प्राप्त हो रहा है आपके घरों में उसको फ़िल्टर करके वो यूज़ में लिया जाता है, जिससे जल फिल्टर हो जाता है, यानी कि जल में जो भी मिट्टी के जो कण होते हैं या जो भी लवणीय जल होता है वो फिल्टर होकर के आपको मिलता है शुद्ध जल। ठीक है ना, तो ये बहुत से ऐसे प्रोसेस हैं जिससे हम जल को फिल्टर करके यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, अब आइए समझते हैं जल चक्र क्या होता है। जल चक्र क्या होता है, जल का जो एक सर्किल होता है, पूरा सर्किल क्या होता है, ये चीज़ हमें समझने की बहुत ज़्यादा जो है नीड है। चलिए देखते हैं। जल चक्र में सबसे पहला जो हेडलाइन आपको दे रहे हैं वो दे रहे हैं कि जल के विलुप्त होने की युक्ति क्या है। जल किस प्रकार विलुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, मतलब हमें दिखाई नहीं देता, विलुप्त हो जाता है। आपने कितनी बार यह देखा है कि फर्श पर फैला हुआ जल कुछ समय बाद सूख जाता है, यह जल विलुप्त होता प्रतीत होता है। इसी प्रकार गीले कपड़ों के सूखते समय भी जल विलुप्त हो जाता है। वर्षा के पश्चात गीली सड़कों, छतों और अन्य स्थानों से भी जल विलुप्त हो जाता है। यह जल कहाँ चला जाता है, देखिए ये बहुत ही सिंपल सी थॉट है,
इसके लिए किसी भी साइंटिफिक रीज़न की बहुत ज़्यादा नीड नहीं है। इसे मैं ऐसे ओरली आपको इस चीज़ को क्लियर कर देती हूँ कि देखिए, जैसे कि फ़र्श पर अगर जल पड़ा हुआ है तो धीरे-धीरे आप क्या बोलते हैं कि अरे ठीक है, अभी थोड़ी देर में जल सूख जाएगा। कैसे? अगर फर्श पे, अगर आपके घर की छत पे जल फैला हुआ है तो वो जल काफ़ी जल्दी सूख जाता है, क्योंकि वहाँ पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो सारा जल जो है वाष्पोत्सर्जित हो जाता है, ठीक है। जो आपकी फर्श होती है वो गर्म हो जाती है और गर्म होने के कारण सारा जो जल होता है का वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। पूरा जो जल होता है वो जो है वायु में वाष्पोत्सर्जित हो जाता है। पूरा जल जो होता है एक तरह से वायु वायु के द्वारा जो है पूरा जल वाष्प बन करके वायु में चला जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो वाष्पन की प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि जल को जब हम गर्म करते हैं तो पूरा जल जो है वाष्प के रूप में उड़ जाता है, ठीक है ना। तो वही चीज़ प्रोसेस यहाँ पर भी छत गर्म हो जाती है। फर्श छत की गर्म होने से जो जल है उसका वाष्पन हो जाता है और वो जल वाष्पित होकर वाष्पोत्सर्जित होकर के वायु में चली जाती है। उसकी अपेक्षा आपने देखा होगा घरों में जो फर्श पर जल फैला होता है उसमें भी यही प्रोसेस होता है, लेकिन उसके प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें डायरेक्टली नहीं पड़ रही हैं, तो वहाँ की फर्श छत की फर्श की अपेक्षा उसकी तुलना में उतनी गर्म नहीं होती, तो वहाँ पर भी जल का वाष्पन होता है मगर धीरे-धीरे होता है। अब जैसे आपने गीले कपड़े आप फैलाते हैं तो वो जल कहाँ चला जाता है? वो जल जो है बूँद-बूँद टपक कर फर्श की छत की फर्श पर गिरता है, या आप जहाँ भी आपने कपड़े फैलाए हैं वहाँ नीचे फर्श पर गिरता है और फर्श से उस जल का वाष्पन हो जाता है, ठीक है ना? इसके बाद जो सड़कों पर जो वर्षा का जल गिरा होता है, गीली सड़क होती है, वो भी इसी प्रक्रिया के द्वारा वो जल सूख जाता है। इससे आपको लगता है कि जल डिसअपियर होएगा, जल डिसअपियर नहीं होता। जल जो है वो जल का वाष्पन हो जाता है और वो जल वायु में चला जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, वही चीज़ यहाँ बताई गई है कि हमने अध्याय 5 के क्रियाकलाप 6 में आपको ये चीज़ बताई थी कि हमने उस जल को गर्म किया था जिसमें नमक था। हमने क्या पाया था कि जल वाष्पित हो गया और नमक शेष रह गया। ये प्रक्रिया हमने आपको बताई थी कि अगर किसी लवण को आपको प्राप्त करना है तो आपको किस प्रकार वो लवण प्राप्त होगा। उस जल का वाष्पन की प्रक्रिया के द्वारा हम उस लवण को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ हमने अभी आपको ओरली ये चीज़ समझा दी, वही चीज़ यहाँ पर रिटर्न में यहाँ पर दी हुई है कि जलवाष्प अपने साथ लवणों का वहन नहीं करती। जब भी जल का वाष्पन होता है तो वह अपने साथ लवणों का वहन नहीं करती है। इस प्रकार बनी जलवाष्प वायु का एक भाग बन जाती है, यानी कि जो जल वाष्पित होती है वो वायु में चली जाती है, वायु का एक भाग बन जाती है जिसे प्रायः देखा नहीं जा सकता, ठीक है ना, जिसे हम देख नहीं सकते। आगे देखते हैं। हमने यह भी पाया था कि जल को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए उसे गर्म करना अनिवार्य है, ठीक है ना। जल को अगर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करना तो उसको गर्म तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तथापि हम यह देखते हैं कि खेतों, सड़कों, छतों और अन्य जमीनी क्षेत्रों में भी जो जल होता है जल वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। फ्रेंड्स, ये सारा सब कुछ जो इसमें रिटर्न के थ्रू दिया है वो सब कुछ मैंने आपको 2 मिनट में सारा ओरली समझा दिया कि किस तरह से सड़कों पर फर्श पर पड़ा हुआ जल किस प्रकार से डिसअपियर सा प्रतीत होता है आपको कि डिसअपियर हो गया। वो किस किस प्रोसेस के थ्रू होता है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक ये क्रियाकलाप है आपका, इसको देख लेते हैं। दो एक जैसी प्लेट लीजिए, एक प्लेट को सूर्य के प्रकाश में और दूसरी को छाया वाले स्थान पर रखिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी ये जो प्रैक्टिकली आपको बताया जा, जो प्रैक्टिकल करके बताया जा रहा है वो भी वही प्रोसेस है कि किसी चीज़ को अगर हम धूप में रखते हैं और किसी चीज़ को हम बंद कमरे में या ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर धूप सूर्य की किरण डायरेक्टली नहीं आ रही है, तो उन दोनों प्रोसेस में क्या डिफरेंस है वो चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन वही चीज़ यहाँ पर दी हुई है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। दो एक जैसी प्लेट लीजिए, एक प्लेट को सूर्य के प्रकाश में और दूसरी को छाया वाले स्थान पर रखिए, ठीक है। छाया वाले स्थान पर मतलब जहां पर सूर्य की किरण डायरेक्टली ना पड़ रही हो। अब इन दोनों प्लेटों में इक्वल मात्रा में, इक्वल क्वांटिटी में जल भर दीजिए, ठीक है। जल को मापने के लिए आप किसी बॉटल के ढक्कन का उपयोग कर सकते हैं या अपनी सुविधा अनुसार किसी भी ऐसे जो पात्र का, ऐसे कंटेंट का आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आप जल की मात्रा को नाप सकें, ठीक है। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि जल गिरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। हर
15 मिनट्स के बाद आप दोनों प्लेटों को ऑब्जर्वेशन करेंगे, दोनों प्लेटों को देखेंगे कि क्या जल विलुप्त तो होता प्रतीत हो रहा है, क्या जल डिसअपियर हो रहा है, किस प्लेट का जल पहले और किस का जल बाद में डिसअपियर होता है। जल के वाष्पन के लिए ऊर्जा का सोर्स क्या है। मतलब कहने का जो किताबी भाषा है उसको मैं अपनी भाषा में आपको क्लियर करती हूँ कि जो जल डिसअपियर हो रहा है वो वाष्पन की प्रक्रिया के द्वारा हो रहा है, और वाष्पन की प्रक्रिया के लिए कौन सी जो ऊर्जा है, कौन सी जो एनर्जी है उसका यूज हो रहा है। मतलब उस वाष्पन की प्रक्रिया में किस तरह की ऊर्जा का यूज किया जा रहा है। वो ऊर्जा किसकी है? सूर्य की ऊर्जा है। ठीक है ना। सूर्य की ऊर्जा के द्वारा जो जल होता है वो गर्म होकर वाष्पित होने लगता है। ठीक है। दिन के समय सूर्य की किरणें महासागरों, नदियों, झीलों, तालाबों में भरे जल पर पड़ती हैं। खेत और अन्य भूमि क्षेत्र पे भी सूर्य की किरणों को ग्रहण करते हैं। इसके फलस्वरूप इन सभी का जल निरंतर वाष्प में परिवर्तित होता रहता है और जल में घुले लवण शेष रह जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो हुआ उसे हम क्लियर करते हैं कि इनका कहने का मतलब था कि किस प्लेट का जो जल है वो जल्दी वाष्पित होगा और कहाँ का। सिंपल सी बात है कि जहाँ पर सूर्य की जो प्लेट सूर्य की किरण में या सूर्य के प्रकाश के डायरेक्ट कनेक्शन में रखा गया था, डायरेक्ट कांटेक्ट में रखा गया था, जहाँ पर सूर्य की किरणें डायरेक्टली पड़ रही थी, वहां का जल जल्दी वाष्पित होगा, और जो प्लेट छाया में रखी हुई थी वहां का जल देर से वाष्पित होगा। और ऊर्जा का सोर्स है यहाँ पर सूर्य। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्रियाकलाप 2 में हमने यह देखा था कि छाया वाले स्थान पर रखी हुई प्लेट से भी जल विलुप्त होता है, यद्यपि इसमें समय अधिक लगता है। क्या सूर्य के प्रकाश की ऊष्मा यहाँ भी पहुंच जाती है? हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन के समय हमारे चारों ओर की वायु भी गर्म हो जाती है, और गर्म वायु छाया में रखे जल को वाष्पित करने के लिए ऊष्मा प्रदान करती है। इस प्रकार जल के सभी खुले पृष्ठों से वाष्पन की क्रिया होती रहती है। इसके फलस्वरूप वायु में जल वाष्प निरंतर मिलती जाती है। तथापि जल का वाष्पन एक धीमी प्रक्रिया है। यही कारण है कि जल से भरी किसी बाल्टी से जल की क्षति को हम बहुत कम देख पाते हैं। सूर्य के प्रकाश में वाष्पन तेजी से होता है। जल को किसी बर्नर पर गर्म करने पर वाष्पन और तेजी से होता है। ठीक है। तो कुल मिला के फ्रेंड्स इसमें जो बात आपको समझनी है वो ये है कि जो जल का वाष्पन है वो तेजी से कहाँ पर होता है? सूर्य के प्रकाश में। और अगर उससे भी ज्यादा तेजी से आपको चाहिए तो आप उसको गर्म करिए गैस पे, चूल्हे पे, या कोई भी ऐसा सोर्स जहाँ पर आप पानी उस जल को गर्म कर सकते हैं। मतलब जितना तेजी से जल को ऊष्मा दी जाएगी, गर्म किया जाएगा, उतनी तेजी से जल का वाष्पन हो सकता है। इसीलिए कहते हैं जैसे बाल्टी में, ग्लास में, इन सब जगहों पर जल रखा है तो जल का वाष्पन वहाँ नहीं देखा जाता, क्योंकि जनरली क्या होता है कि वहाँ पर हमें गर्मी नहीं मिल रही है। जो बाल्टी में जल रखा है वो गर्म नहीं होता, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर रहता है, तो वहां पर जल का वाष्पन नहीं दिखाई देता, नहीं होता। लेकिन फर्श क्या होती है, जो हमारी फर्श होती है वो गर्मी में या दिन के समय जो फर्श होती है हमारी गर्म होती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो हमारा जल होता है वो धीरे धीरे से लेकिन वाष्पित जरूर होता है। इन कंपैरिजन ऑफ अगर आप यही चीज रात्रि के समय देखें, रात्रि के समय चाहे वो छत पे पड़ा हुआ जल हो या घर की कमरे में के फर्श पे पड़ा हुआ जल हो, वो वाष्पित नहीं होता क्योंकि उसे कहीं से भी गर्मी नहीं मिल रही है। ठीक है ना। तो ये बात आप समझ गए कि जो जल का वाष्पन होता है उसके लिए गर्म ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तभी जल वाष्पित होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पौधों द्वारा जल की क्षति। देखिए आपने देखा है कि सभी पौधों को वृद्धि करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जो हमने आपको बताया था कि पेड़ पौधों के लिए, वनस्पतियों के लिए जल की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। पौधों जल की कुछ मात्रा का उपयोग हम भोजन बनाने में करते हैं, कुछ मात्रा को हम विभिन्न भागों में सुरक्षित रखते हैं। ठीक है ना। जैसे टब में, बाल्टी में, टैंक में, या अपने घरों की टंकियों में भर के रखते हैं। पौधे इस जल का शेष भाग वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा जलवाष्प के रूप में वायु में मुक्त कर देते हैं। पौधे क्या करते हैं कि इस जल का जो शेष भाग होता है वो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा जलवाष्प के रूप में, वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है उसमें जल वाष्प के रूप में मुक्त हो जाता है वायु में। ठीक है। पौधे जो जल यूज करते हैं उसमें से कुछ भाग जो है वो जो है वायु में मुक्त कर देते हैं जलवाष्प के रूप में।
ठीक है ना। तो इसलिए कहते हैं कि हमारे स्वस्थ जीवन के लिए पौधों का होना बहुत अनिवार्य है, पेड़ पौधों का, क्योंकि उनसे हमें ऑक्सीजन मिलता है, शुद्ध वायु प्राप्त होती है। क्योंकि पौधे जो हमें हमें वातावरण देते हैं वो शुद्ध वातावरण देते हैं। वो खुद भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करते हैं, और बदले में ऑक्सीजन जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को वातावरण में मुक्त करते हैं, जिससे ऑक्सीजन को वातावरण में मुक्त करते हैं, जिससे जो हमारा वातावरण वातावरण हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो शुद्ध हो जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो आपका प्रैक्टिकल यहाँ पर यूज किया है इन्होंने, देखिए क्या है। जल से आधा भरा ग्लास लीजिए, ग्लास को बाहर से सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए और जल में कुछ बर्फ डाल दीजिए। 1 या 2 मिनट बाद आप देखिए कि गिलास के बाहरी पृष्ठ में होने वाले परिवर्तनों का आपको ऑब्जर्वेशन करना है। गिलास की बाहरी सतह पर जल की कुछ बूंदें आ जाती हैं। बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडी कर देती है और जलवाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाती है। फ्रेंड्स, ये एक नॉर्मल प्रैक्टिकल है जो आपने डेली देखा होगा, बट हो सकता है आपने नोटिस ना किया होगा, तो अब जाकर इसे नोटिस जरूर करिएगा। देखिए, फ्रिज का जो पानी आप लेते हैं उसको जब आप ग्लास में डालते हैं तो आपने देखा होगा कि ग्लास का जो बाहरी पार्ट होता है, जो बाहरी सतह होता है, जहाँ से आप ग्लास को पकड़ते हैं, वो पार्ट, उस पार्ट पर जल की कुछ बूंदें आपको दिखाई देती हैं। या अगर उस नॉर्मल पानी में उसमें आप बर्फ डाल दीजिए, आइस की कुछ टुकड़े डाल दीजिए, तो भी उस जल की बाहरी सतह, ग्लास की बाहरी सतह पर या उस बर्तन की बाहरी सतह पर आपको क्या दिखाई देता है? जल की कुछ बूंदें दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों होता है भाई? आपका तो ग्लास बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन था बाहर से अंदर से, तो बाहर मतलब अंदर तो पानी आपने डाला, लेकिन बाहर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि जो बर्फ युक्त जल से भरा ग्लास है, उसकी जो बाहरी सतह है वो बाहर की हवा को ठंडा कर देती। जैसे ही उसमें आपने बर्फ डाला तो वहाँ का ग्लास का जो टेम्परेचर है वो और डाउन हो गया। ठीक है ना। तो जो उसकी ग्लास की जो बाहरी सतह थी, वो बाहर की जो आसपास की जो उसका एटमॉस्फेयर है उसको उसने और कूल कर दिया और ठंडा कर दिया। जिससे क्या हुआ कि जो हवा में मौजूद हवा में मौजूद जो जलवाष्प थे वो गिलास की सतह पर आकर संघनित हो जाते हैं। मतलब हवा में मौजूद जो जल होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जलवाष्प के जो जल होता है वो वाष्प के थ्रू वायु में चला जाता है, तो वो जो जल होता है वो संघनित होकर, कूल होकर, ठंडा होकर जल की सतह पर बैठ जाते हैं। तो वही आपको दिखाई देता है कि जैसे आपने आइस डाला या ठंडा जल आपने लिया, तो बाहर का जो ग्लास की सतह है वो भी पानी की बूंदें आपको उस पर नजर आने लगती हैं। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। अब देखिए, जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जल को, जो आपका पृथ्वी का पृष्ठ है, पृथ्वी पर पुनः वापस लाने के लिए संघनन की प्रक्रिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अब संघनन क्या है ये भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना। तो ये कैसे होता है? जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है, और जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है ठंडी होती जाती है। आपने देखा होगा कि आपको घरों में गर्मी लगती है, लेकिन आप जब अपने घर की छत पर जाते हैं तो थोड़ा आपको रिलैक्स फील होता है। और अगर आप उससे भी टॉप पे पहुंच जाएं तो वहाँ आपको और ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे जैसे आप पृथ्वी से ऊपर चले जाते हैं वैसे वैसे वहाँ की जो एटमॉस्फेयर है वो ठंडा होता है। ऐसा क्यों होता है वो चीज़ यहाँ पर नहीं दी गई है, मगर मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारी पृथ्वी होती है उस पर सूर्य की किरणें पड़ने के कारण, ठीक है, हमारी जो पृथ्वी होती है वो उसका सतह होता है वो गर्म होता है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे आप पृथ्वी से ऊंचाई पर पहुंचते जाएंगे। जैसे जैसे आप पृथ्वी से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे आपको जो एटमॉस्फेयर है और पृथ्वी का जो कनेक्शन है वो उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और पृथ्वी की जो ऊष्मा है वो एटमॉस्फेयर तक, उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगी, और नहीं पहुंच पाएगी जिससे कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ की जो वायु है वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर बनी रहती है, मतलब वहाँ की वायु ठंडी रहती है। ठीक है ना। तो ये एक मेन रीज़न होता है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जाते वैसे वैसे वहाँ की वायु ठंडी मिलती जाती है। ठीक है ना। इसीलिए तो कहते हैं कि जब आप पहाड़ों पे जाते हैं, हिल स्टेशन पे जाते हैं या ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर ठंड बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो स्थान पृथ्वी से बहुत दूरी पर होता है, बहुत ऊंचाई पर होता है। ठीक है। पृथ्वी का जो टेम्परेचर होता है, गर्म टेम्परेचर जो होता है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है।
ठीक है ना। ठीक, चलिए देखते हैं। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें उपस्थित जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, उसमें परिवर्तित हो जाता है, और यही छोटी छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती हैं वह हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। कुछ हद तक, जहां तक आप देख पाते हैं वहां तक तो आपको जलवाष्प जो वायु में मिक्सचर होता है, जो जल वाष्पित रूप में वायु में मिला होता है, वो आपको नहीं दिखाई देता। लेकिन आप एक पर्याप्त ऊंचाई पर जब पहुंच जाएंगे तब आपको जो बादल आपको दिखाई देते हैं, आप देखते होंगे काफी मजा कहते हैं ना ये बादल है। तो बादल क्या होता है? यही बादल, यही जलवाष्प की कण ही होते हैं, ठीक है, जो संघनित होकर बादल का रूप धारण कर लेते हैं। बहुत ऊंचाई पर, अधिक ऊंचाई पर जब आप पहुंचेंगे तो वहां पर ये जो जलवाष्प होते हैं वो बादलों के रूप में आपको दिखाई देने लगते हैं, जो बाद में वर्षा का कारण बनते हैं। तो ये सब तो हो गया। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए, इस प्रकार बनी हुई बहुत सी जल कणिकाएं आपस में मिलकर एक बड़े आमाप की जल की बूंदें बनाती हैं। इनमें से कुछ जल की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वे नीचे की ओर गिरने लगती हैं। ये जो बादल होते हैं इन्हीं से जल की बूंदें बनती हैं, और वह इतनी भारी हो जाती हैं कि वे नीचे की ओर गिरने लगती हैं। ठीक है, इन गिरती हुई बूंदों को हम वर्षा कहते हैं। और कुछ विशेष परिस्थितियों में यह ओले या हिम का रूप, यानी कि जो कहते हैं ना ओले पड़ रहे हैं, तो कुछ विशेष परिस्थितियों में ओले का रूप ले लेती है। इस प्रकार वाष्पन या तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवायु में चला जाता है और बादल बनते हैं। वर्षा और ओले हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आ जाता है। तो देखिए, जो हमारा जल है वो पृथ्वी से ही प्राप्त होता है, महासागरों झीलों से प्राप्त होता है वो जल, और वो जल वाष्पित होकर के जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है, और फिर बाद में ये जलवाष्प ही संघनित होकर आपके बादल का रूप ले लेते हैं, और ये बादल ही बाद में जो है वर्षा का रूप ले लेते हैं, और ये वर्षा बाद में वापस पृथ्वी पर आ जाती है। वर्षा का जल वापस पृथ्वी पर प्राप्त हो जाता है, चाहे वो हिम के रूप में हो, चाहे वो वर्षा के जल के रूप में हो, मगर वो वापस हमें पृथ्वी पर प्राप्त हो। तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो जल चक्र का प्रोसेस है। इसमें ये क्वेश्चन भी बनता है कि बादल कैसे बनते हैं। तो आप समझ गए कि बादल कैसे बनते हैं। तो देखिए, ये पूरा एक जो नेचुरल प्रोसेस है, ये किसी मानव के द्वारा निर्मित प्रोसेस नहीं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो पूरे जीवन चलता रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब फिर से महासागरों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, पर्वतों पर, हाँ, जो आपने अभी हिम के बारे में देखा, जो ओले ओले गिरते हैं, तो क्या होता है कि पर्वतों पर हिम पिघलकर जल बन जाता है। पर्वतों पर जब ये ही हिम पर्वतों पर गिरता है तो क्या होता है, वो पिघल करके जल बन जाता है, और यह जल पहाड़ों से झरनों और नदियों के रूप में नीचे गिर जाता है। ठीक है, मतलब जब पहाड़ों पर हिम गिरता है, बर्फ के रूप में जब वर्षा होती है, तो वो पिघल कर क्या होता है, पिघल कर वह जल पहाड़ों से झरनों में, नदियों में, तालाबों में नीचे गिर जाता है। कुछ जल जो वर्षा के रूप में भूमि पर गिरता है वह भी नदियों और झरनों के रूप में बह जाता है। अधिकांश नदियां भूमि पर लंबी दूरी तय करती, अंततः किसी समुद्र या महासागर में मिल जाती है। आपने सुना होगा कि जो नदियां होती हैं उनका अंतिम जो संगम होता है, जहां पर जाकर वो मिलती हैं, वो महासागर में ही जाकर, समुद्र या महासागर में ही जाकर सारी नदियां जो है मिलती हैं। ठीक है ना। तो ये जितना भी जल पृथ्वी पर गिरता है वो सब जाकर एंड में महासागर में जाकर मिल जाता है। वर्षा का जल भी झील और तालाबों को भर देता है। वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जितना भी जल पृथ्वी पर गिरता है वो सभी नदियों और तालाबों और महासागरों में पहुंच जाता है, ऐसा नहीं है। कुछ जल पृथ्वी पर ही सोख लिया जाता है, ठीक है ना, जिससे हमारी जो मृदा होती है वह भी उपजाऊ बनी रहती है। इसलिए वर्षा का होना बहुत आवश्यक है, जिससे हमारी मृदा जो है वो उपजाऊ बनी रहे। ठीक है, एक तो ये रीजन हो गया। भूमि में सोखने का मतलब है कि जब जल भूमि पे भूमि जो होती है हमारी, जो हमारी पृथ्वी होती है, वो जल के कुछ भाग को सोख लेती है, जिससे वो जल उपजाऊ बना रहता है, और वही जल पेड़ पौधों वनस्पतियों के लिए भी उपजाऊ होता है। और दूसरी चीज़ है कि इससे हमें जो डेली हमारे घरों में जो पानी पहुंचता है, ये भी एक बहुत बड़ा सोर्स है। हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो भूमि है, उसको जल का रिसाव, वहाँ पर जल पहुँचता रहेगा भूमि के अंदर, तभी तो हमें जल प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए कि वर्षा काफ़ी समय तक ना हो, तो ये हमारे जितने भी सोर्स ऑफ वाटर हैं वो सभी बंद हो जाएंगे, वो सभी काम करना बंद कर देंगे। ठीक है ना, इसलिए वर्षा का होना समय समय पर बहुत आवश्यक है। ठीक है ना, वर्षा को होना समय समय पर बहुत ज़्यादा आवश्यक है।
ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। धीरे धीरे भूमि के नीचे रिसता रहता है, जो जल भूमि सोख लेती है वो धीरे धीरे भूमि के नीचे रिसता रहता है, और इस जल का अधिकांश भाग हमें भौम जल के रूप में उपलब्ध हो जाता है। कहते हैं ना, भूमि के द्वारा उपलब्ध जल। आप समरसेबिल लगाते हैं या नल नल लगाते हैं, तो वो जो नल से जो जल निकलता है या समरसेबिल की टोटियों से जो जल प्राप्त होता है वो कैसे प्राप्त होता है, वो भूमि जल से प्राप्त होता है। तो अगर वर्षा ही नहीं होगी तो जल कैसे प्राप्त होगा। कुओं का भरण भूमि जल से ही होता है। इस प्रकार कुछ झीलों के जल का सोर्स भी भूमि जल ही होता है। हैंडपंप या नलकूप से खींचा गया जल भौम जल से ही आता है। अभी भी मैंने आपको बताया, जिन क्षेत्रों में अधिक हैंडपंप या नलकूप उपयोग होते हैं वहां पर भौम जल प्राप्त करने के लिए हमें गहरी खुदाई करने की आवश्यकता होती है। आपने देखा है जहाँ पर ज्यादा लोग, अब ज्यादातर लोग जो है समरसेबिल का यूज करने लगे हैं, तो क्या होता है कि वहां पर बहुत ही गहराई तक जाकर के हमें खुदाई करनी पड़ती है जलों की, क्योंकि जल का जो स्तर होता है वो बहुत नीचे चला जाता है। ठीक है ना, क्योंकि सभी लोग उसी प्रक्रिया को अपना रहे हैं, तो जो जल का स्तर होता है वो बहुत डाउन हो जाता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, उन क्षेत्रों में जहाँ भूमि पर वनस्पति बहुत कम है, यानी कि वहां की जो भूमि बहुत ही कंकरीली पथरीली है, तो जो वर्षा का जल वहां पर होता है वहां वर्षा का जल शीघ्र बह जाता है, वहां वर्षा का जल रुकता नहीं है अगर वहां पर वनस्पति नहीं। बहुत से ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर अधिकांश जमीन कंकरीली है, ऐसी भूमि में जल का रिसाव बहुत कम होता है। भाई देखिए, अगर कंकरीली जगह है तो डायरेक्ट मिट्टी से तो जो वर्षा का जल उसे कंकरीली जगह पड़ेगा तो वो बह जाएगा। उसका वहाँ की जो भूमि है, जो मिट्टी है, मृदा है, वो वर्षा के जल को डायरेक्टली जो है कंसीव नहीं कर पाती है, उसे अपने उसका रिसाव नहीं हो पाता है, उस कंकरीली जगह पर पड़ के जो जल होता है वो बह जाता है। ठीक है, ठीक है ना। ऐसी भूमि में जल का रिसाव बहुत कम होता है, जिससे अंततः भौम जल की उपलब्धता प्रभावित हो जाती है। वर्षा का बहता जल अपने साथ मृदा के ऊपरी पृष्ठ को भी बहाकर ले जाता है। तो कहने का मतलब है, बहुत ज्यादा कंकरीली जगह अगर है, पथरीली जगह है, तो वहां पर क्या होता है कि जो वर्षा का जल है वो बह जाता है, टिकता नहीं है एक जगह, रुक नहीं पाता। जब वर्षा के जल का ठहराव नहीं होगा तो जो भूमि है, जो मृदा है, वो उसका रिसाव नहीं कर पाएगी, जिससे कि वहां पर भूमि भूमि जल की जो एक उपलब्धता है वो बहुत कम हो जाएगी, और वहां पर पानी की समस्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये चीज तो हो गई फ्रेंड्स, जो आपने देखा कि महासागरों के बारे में आपने देखा। तो आप ये देखिए कि ये पर हाँ, और अंत में क्या होता है, पूरा जो सारा जो जल होता है वो वापस में महासागरों में लौट जाता है। बाद में नदियां, तालाब, झरने, झील ये सारे जाकर कहाँ मिलते हैं, महासागर में मिलते हैं। अतः जल के इस चक्रण को हम जल चक्र कहते हैं। जो सर्कल ऑफ वाटर जो होता है हमारा, वाटर सर्कल जो होता है, वो पूरा यही होता है कि अंत में पूरा जल जल देखिए हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, वर्षा के द्वारा जल प्राप्त हुआ, भूमि में गया, नदियों, झरनों, तालाबों में गया, कुएं के द्वारा जल प्राप्त हो रहा है। और ये सारा जो सोर्स है जिससे हम जल प्राप्त करते हैं, बाद में सारी नदियां, तालाब, झरने, झील ये सारे जाकर के कहाँ मिलते हैं, महासागर में मिलते हैं। तो इसे हम वाटर सर्कल कहते हैं। ठीक है, समुद्र और भूमि के बीच यह जल चक्र की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है, और यह भूमि पर जल की जो आपूर्ति है उसको बनाए रखता है। ठीक है ना। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स कि जो जल का प्रोसेस। आइए हम फटाफट से देख लेते हैं कि यदि भारी वर्षा हो तो क्या होगा। देखिए, ये बहुत ही छोटी सी चीज है, इसमें बहुत कुछ नहीं है यहाँ पर। अगर वर्षा, आपने देखा होगा जो वर्षा होती है वो मानसून के अकॉर्डिंग होती है। देखिए, हमारे देश में अधिकांश वर्षा मानसून के मौसम में होती है। विशेषतः गर्मी के गर्म दिनों के बाद वर्षा में राहत प्रदान करती है। बहुत सी फसलों का बोया जाना मानसून के आने पर भी डिपेंड करता है। यानी कि जो हमारे देश में जो वर्षा होती है वो अलग अलग भागों में अलग अलग समय पर और अलग अलग मात्रा पे होती है। कुछ जगहों में बहुत कम वर्षा होती है, कहीं कहीं पर बहुत अधिक होती है। कहीं कहीं पर वर्षा का एक टाइम पीरियड होता है, जैसे गर्मी के बाद बरसात का समय आता है, वहां पर तब वर्षा होती है। लेकिन अगर वर्षा जरूरत से अधिक हो जाए, जिसकी हमें आवश्यकता से अधिक होगी, तो वहां पर बाढ़ का रूप ले लेती है, क्योंकि नदियों और झरनों या तालाबों में जो आपके बांध बनाए जाते हैं, कभी कभी जल उससे भी ऊपर आ जाता है और एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है आके। तो ऐसे समय में बाढ़ की स्थिति जो है आ जाती है। बाढ़ की स्थिति हो जाने से क्या होता है, बहुत से वन, गांव, तालाब, वन, गांव, खेत, शहरों को भी जलमग्न कर लेता है। जल में डूब जाने से बहुत बहुत बड़े से बड़े गांव,
ठीक है ना। खेत शहर सब नष्ट हो जाते हैं बाढ़ की स्थिति के कारण। तो बाढ़ से फसलें भी, जानवर, मतलब बहुत सारे जो एसेट्स की हमें बहुत तरह की जो दिक्कतें उठानी पड़ती हैं बाढ़ के कारण। तो अगर वर्षा की जो आपूर्ति है वो बहुत अधिक हो जाए तो उससे भी एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, ठीक है ना। यदि काफी समय, अब देखिए, अब अगर काफी समय तक वर्षा ना हो तो क्या कहते हैं ना कि किसी भी चीज की अति नहीं अच्छी होती है और किसी भी चीज की जो कमी होती है वो भी अच्छी नहीं होती। आपने कहावत सुनी है कि अधिक अधिक बोलना भी अच्छा नहीं है और कम बोलना भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो अगर जो वर्षा अगर कम होगी तो भी यही एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि क्या होगा कि वर्षा की कमी से पेड़ पौधे सूख जाएंगे, ठीक है। और वाष्पन एवं वाष्पोत्सर्जन द्वारा जो मृदा से लगातार जल की क्षति होती है। अगर वर्षा कम होगी तो आपकी जो मृदा है वो जल की आपूर्ति भी बहुत कम मात्रा में करेगी, ठीक है ना। तो जल की आपूर्ति बहुत कम मात्रा में होगी और वहाँ पर जल नहीं पहुँच पाएगा। तो जो हमें कुओं से, तालाबों से, नलकूपों से या समरसेबल से जो जल प्राप्त हो रहा है वो भी प्राप्त होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ है, इससे सूखा भी पड़ सकता है। तो अगर वर्षा नहीं होगी तो इससे क्या होगा, संसार के बहुत से भागों, खेती फसल सब नष्ट हो जाती है वर्षा के अभाव में। तो वर्षा के अभाव में क्या होता है कि जो सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं कि हम जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। देखिए, जल को संरक्षण के बहुत सारे ऐसे उपाय हैं कि जल को संरक्षित कैसे कर सकते हैं। आप जो वर्षा का जल है उसे संरक्षित भी आप कर सकते हैं। जल को संरक्षण के लिए आप जल को संरक्षित करने के लिए आप देखिए, पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा सा भाग ही पौधे, जंतु और मनुष्यों के प्रयोग के लिए उपयुक्त होता है। अधिकांश भाग जो होता है महासागरों में है, जिसे सीधे ही उपयोग में नहीं लाया जा सकता, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप अगर देखेंगे कि देखिए यहाँ पर देखिए, जल की जो मांग है प्रतिदिन बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ जल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ जा रही है। आप देख रहे हैं कि हमारे देश में जो पॉपुलेशन है लोगों की, वह भी बढ़ती जा रही है। तो ऐसी ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है कि जल की डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि खाने की वस्तुओं के उत्पादन उद्योगों में भी जल की अधिकाधिक मात्रा का उपयोग आजकल हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जल का देखिए संरक्षण का हम अपने विवेक से हम जल का उपयोग कर सकते हैं और उसे संरक्षित कर सकते हैं। ये आपको देखना है कि आप जल को किस तरह संरक्षित कर सकते हैं। जैसे वर्षा का जल है तो उसे व्यर्थ न जाने दें और व्यर्थ जल का उपयोग ना करें, व्यर्थ जल को गिराएं ना, ठीक है। अब देखिए, वर्षा के जल का संग्रहण आप किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए, वर्षा के जल को एकत्र करना और उसका भंडारण करके बाद में प्रयोग करना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। देखिए, जो वर्षा का जल जो जब वर्षा होगी तो वर्षा का जल जो गिरता है तो उसको भी हम एकत्रित कर सकते हैं, उसे हम यूज़ में ला सकते हैं। लेकिन लेकिन बहुत सा जो जल होता है, जो वर्षा का जल होता है, जैसे कि आपका देखिए कि आपकी छत पे अगर वर्षा का जल गिरता है तो अगर उस जल को आप डायरेक्ट यूज़ करते हैं तो उसमें मिट्टी के कारण बहुत से जो लवण वगैरह उसके साथ मिले होते हैं। जब वो छत पे गिरता है तो क्या होता है कि वो जल डायरेक्टली हम यूज़ में नहीं ले सकते। तो उसको हम पाइपों के द्वारा कुछ इस तरह का सिस्टमैटिक सिस्टम बनाएं कि वो किसी मिट्टी के नीचे किसी गड्ढे में वो पूरा जल जाके एकत्र हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि मतलब हम उसको व्यर्थ ना जाने दें, बेकार ना करें, ठीक है ना। उसको हम ऐसा पूरा प्रोसेस बनाएं कि जो है पूरा जो जल है वो मिट्टी के नीचे गड्ढे में उसको एकत्र कर लिया। तो इससे जो भूमि में जो जल की कमी होती है वो भी एक पूर्ति होगी, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर आपको कह दें, वर्षा की जल का क्या होता है जो ऐसे क्षेत्रों में गिरता है जहाँ अधिकांश क्षेत्रों में कंकरीली सड़कें और मकान हैं, यह नालियों में बह जाता है। क्या ऐसा नहीं है? इस प्रकार वर्षा का जल कुछ भाग जो होता है वर्षा का, वह बहकर नदियों या झीलों तक पहुँच जाता है जो बहुत दूरी पर होते हैं।
तो कहने का मतलब है यहाँ पर इन्होंने दो टेक्निक बताई है हमें वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए। पहला क्या, छत के ऊपर जो वर्षा का जल है उसका संग्रहण हम कर सकते हैं। देखिए कैसे, इस सिस्टम में भवनों की छत पर एकत्रित वर्षा के जल को भंडारण टैंक में हम पाइपों द्वारा, जो मैंने अभी आपको बताया, कोई टैंक हम ऐसा बना लें जिसमें पाइपों के द्वारा जल को पहुंचा दें, ठीक है ना। इस जल में छत पर उपस्थित मिट्टी के कण भी हो सकते हैं जिन्हें उपयोग करने से पहले इसे निस्यंदित यानी कि फिल्ट्रेशन इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस जल को भंडारण टैंक में एकत्रित करने के स्थान पर सीधे ही पाइपों द्वारा जमीन में बने किसी गड्ढे तक ले जाया जा सकता है, जहाँ से मिट्टी में रिसाव द्वारा भौम जल की पुनः पूर्ति करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसे किसी गड्ढे में एकत्र कर लें, उससे भूमि जल की पूर्ति हो जाएगी। इससे क्या हुआ कि आपका जो वर्षा का जल है वो बेकार नहीं हुआ। अब ऐसा तो नहीं कि संसार में जहाँ जहाँ वर्षा होती है वहाँ वहाँ पर आप जल के जल को एकत्र करेंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। कि जहाँ पर आपकी क्षमता है, जहाँ आप कर सकते हैं वहाँ पर आप करिए। ऐसा अगर सभी लोग करने लगें तो सोचिए कितना ज़्यादा वर्षा की जो जल की मात्रा है उसे हम एकत्रित कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है। दूसरा विकल्प है कि सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल भूमि में सीधे पहुंचने दिया जाए। आपने देखा होगा कि आपके सड़क के किनारे नालियां बनी होती जिसमें वर्षा का जल गिरता है, तो वो जो जल है उसका जो जल जब जहाँ पर पहुंचाया जाता है उसे वो किसी मतलब कि वहाँ पर एक तालाब बना दिया जाता है जिसमें जाके सीधे जल गिरता है, ठीक है। अगर उसकी बजाय जल हम ऐसा कर लें कि भूमि में कोई बड़ा सा गड्ढा इस तरह का कुछ बना दे, वहाँ पर जाकर जल गिरे, तो वो भूमि में जल का रिसाव भी होगा। हालांकि तालाब का जो सिस्टम वो भी सही है, क्योंकि वहाँ पर जाके जल गिरता है तो वहाँ पर जल एकत्र रहता है, इधर उधर फैलता नहीं है, तो उसके थ्रू भी भूमि में जल का रिसाव होता रहता है। तो इस प्रकार से हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पूरा टॉपिक आपका आज कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने आपको पढ़ाया कि जल क्या है और उसका संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं, जल हमें कैसे प्राप्त होता है, वर्षा का जल का क्या उपयोगिता है। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और सब कुछ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी आपको डाउट रहा हो तो प्लीज़ उसे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स उसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। और इस चैप्टर की जो एक्सरसाइजेज हैं उसे आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।